हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन इन दिस अवर प्रैक्टिस बैच। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर एफएसए। अभी तक आपने दो सेशंस देखे हैं और वो दो सेशंस आपने लाइव देखे हैं, बट आज का ये सेशन हो रहा है रिकॉर्डेड, यानी प्रीमियर कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। कारण साफ है, तबीयत ठीक नहीं है। कल भी जब मैंने सेशन लिया था आई डेंट रियलाइज कि मुझे बुखार सा लग रहा था, बट घर जाके चेक किया तो काफी तेज बुखार थी। आज भी बुखार है फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैनेजेबल है। तो शाम को कैसी तबीयत रहेगी कोई आइडिया नहीं है, सो आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड दिस स्ट्रेट अवे। तो यस, मैं इसको अभी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आपके लिए ये प्रीमियर सेशन आ रहा है। पूरा एंजॉय कीजिए, उतनी ही ताकत के साथ करेंगे जितनी ताकत के साथ अभी के दो हमने लाइव सेशंस किए थे। सो यस, हमने दो लाइव सेशंस जो किए थे उसमें पहला हमने किया था रेशियो एनालिसिस, मजा आया था। 2.5 आवर्स के आसपास का वो कंटेंट था। फिर हमने लगभग पौने 2 घंटे पढ़ाई करी कल की क्लास में, जिसमें हमने कैश फ्लो फंड फ्लो किया। और आज हम कर रहे हैं टूल्स फॉर एफएसए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रैंकली। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है यार, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं। एग्जामिनेशन में ये फ्री के नंबर आपको देता है। दो तीन तरह के काम अगर आपको करने आते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस, ये तीन चीज अगर आपको करनी आती है तो ये फ्री फंड के आपको मार्क्स देता है। अब ये फ्री फंड के मार्क्स जाहिर सी बात है आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए। तो ये मार्क्स कैसे उठाए जाएं, और ये याद रखिए एग्जाम में आता ही आता है। और 2022 के सिलेबस पहले ये था भी नहीं, तो ये नया इंट्रोड्यूस सेक्शन है, एग्जाम में आता ही आता है, फ्री के नंबर देता है, आपको ठीक से इसको करना आना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे तीन मेजर काम करना है। आइए उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला काम जो हम यहाँ कर रहे हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या होता है सर कॉमन साइज, और क्यों बनाते हैं, इसके पीछे की थोड़ी सी भूमिका समझा दीजिए। तो देखो, इसे इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि कई बार ऐसा होता है दैट यू आर कंपेयरिंग टू कंपनीज, जिसमें से एक कंपनी बड़ी कंपनी है, एक कंपनी छोटी कंपनी है। इट कैन हैपन, करेक्ट। अब ऐसे में बड़ी और छोटी कंपनी का आपस में कंपैरिजन करने जाओगे तो जाहिर सी बात है साइज की वजह से ही बायस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बड़ी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 200 करोड़ और छोटी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 1.5 करोड़। अब ऐसे में आपसे कोई पूछेगा कौन सी कंपनी बेहतर है, तो यू विल ऑब्वियसली गो ऑन टू से कि भाई बड़ी वाली कंपनी बेहतर है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। पर यही पे ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आप स्केल का जो बायस है उसको हटा दो तो फिर हर एक चीज को इवैल्यूएट करने के लिए कॉमन ग्राउंड हो जाएगा। और वो कॉमन ग्राउंड पैदा करने में हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स काम आते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा होगा, कॉमन साइज यानी कि साइज के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम कर रहे हैं एलिमिनेट। ये स्टेटमेंट अगर आप बनाना सीख जाते हैं देन यू आर एबल टू कंपेयर स्मॉलर कंपनीज विद लार्जर कंपनीज एंड ऑब्वियसली लार्जर कंपनीज विद स्मॉलर कंपनीज। जो साइज के डिफरेंसेस हैं उन साइज के डिफरेंसेस को आप एलिमिनेट कर पाते हो। तो ये होता कैसे है, कैसे इसको वर्कआउट करते हैं, यही हमको सीखना है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो कॉमन साइज में होता क्या है, एकदम बेसिक बात बताऊं तो यहाँ पे आप कोई बेस वैल्यू लेते हो और जो आइटम वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हो एंड हर चीज को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। बेस क्या होता है उसके ऊपर में भी हम आएंगे, पर अगर मान लो आपकी बेस की वैल्यू है 20,000, अगर आपकी बेस की वैल्यू है 20,000 और जिस आइटम को आप कंपेयर कर रहे हैं वो आइटम की वैल्यू है मान लो 10,000, तो हम इसको परसेंटेज में जब कंपेयर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी आइटम जिसकी वैल्यू दरअसल है 10,000, तो हम उसको 10,000 को 50% में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? हम जो भी हमारे आइटम की वैल्यू है उसको बेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ये काम हर आइटम के लिए करेंगे। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में भी। यही चीज यहाँ पे अब खुल करके आया अपने सामने कि भाई इनकम स्टेटमेंट अगर बनाओगे तो हर चीज को आपको सेल्स पे कैलकुलेट करना है। और सेल्स भी भैया कौन सा लेना है? सेल्स लेना है नेट सेल्स, यानी कि आपके जो सेल्स रिटर्न वगैरह हैं उनको माइनस करने के बाद जो सेल्स आ रहा है आपको उस पे हर आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना होगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट बहुत सिंपल है। आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट होगा, यू विल बी गिवन विद ऑल वेरियस आइटम्स दैट मेक अप द इनकम स्टेटमेंट, और फिर आप सेल जो नेट सेल होगा उसके अकॉर्डिंग हर वैल्यू को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे। यू विल बी डूइंग दिस फॉर इफ पॉसिबल दो कंपनी हुई तो दोनों के लिए करेंगे, या दो अलग अलग साल हुए तो दो अलग अलग साल के लिए करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस हिसाब से हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये आपके परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद स्केलिंग डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर देगा एंड बायस हट जाएगा। ठीक है,
बैलेंस शीट में भी यही काम आप करने जाओगे तो उस समय आपको बैलेंस शीट का जो टोटल एसेट्स होता है आपको वो लेना होगा। सो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स की वैल्यू को लेना है इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में बैलेंस शीट के कोई भी आइटम को लेना है जो भी आप इवेलुएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ डेटर्स इनटू परसेंटेज फॉर्म, तो आप डेटर्स की वैल्यू को लोगे इन द न्यूमरेटर, यू विल डिवाइड इट बाय द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट एंड उसके बाद आप उसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप इनकम स्टेटमेंट में काम करोगे तो नेट सेल्स पे हर चीज को तोलना है, और जब आप कैलकुलेशन करोगे फॉर बैलेंस शीट तो आपको करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। एक बात ध्यान रखना, जो भी आपकी बेस वैल्यू होगी वो आपके उसी इनकम स्टेटमेंट की ही होगी। ऐसा नहीं है कोई पिछले इनकम स्टेटमेंट की बेस वैल्यू पकड़नी है। आपका बेस वैल्यू व्हेन यू आर डीलिंग विद कॉमन साइज स्टेटमेंट्स तो करंट ईयर का ही वैल्यू को बेस मानते हैं। तो जो भी करंट ईयर का सेल्स या फिर करंट ईयर का टोटल एसेट होगा उसको हम मानने वाले हैं एज अवर बेस वैल्यू। समझ में आया? और प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। फिर यहां बोला है कि कंपेयर करो परसेंटेज चेंजेस अक्रॉस फर्म्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज डिफरेंसेस। मतलब छोटी बड़ी कंपनी के भेदभाव को छोड़ दो, अब आप परसेंटेजेस को कंपेयर करो एंड यू विल have a much broader understanding of how these companies are different from each other। अब ये कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कंपनी ए है, ठीक है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार समझना। कंपनी ए है जिसकी सेल्स है 100 करोड़, कंपनी बी है जिसकी सेल्स है 2 करोड़, और ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो ईबीआईटी है यहाँ पे मान लो 20 करोड़ और यहाँ पे ईबीआईटी है मान लो 1 करोड़। तो हम क्या करेंगे, हम ईबीआईटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ईबीआईटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वी विल टेक वैल्यू ऑफ ईबीआईटी डिवाइडेड बाय द सेल्स वैल्यू, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट से डील कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको करेंगे ये आ जाएगा 20%। वहीं पे कंपनी बी के केस में हम 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे बाय 2 करोड़, द रिजल्ट विल बी 50%। अब देखा जाए तो आपके साइज डिफरेंसेस को आप गौर भी नहीं करोगे। द ओनली थिंग दैट यू विल लुक एट इज द ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ बोथ दीज कंपनीज। जो कंपनी ए है उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है 20%, कंपनी बी का ऑपरेटिंग मार्जिन है 50%। अब इधर आपको साइज का कोई लफड़ा नजर नहीं आ रहा है एंड नेचुरली आप साइज का जो भी एक माइंड में बायस आता है उसको एलिमिनेट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू फोकस कि भाई जेन्युइनली कौन बेहतर कर रहा है बिजनेस। मजेदार एनालिसिस होती है, ये मजा आता है। सीएफए पढ़ाता हूं मैं, वहां इस तरह की एनालिसिस खूब करते हैं। आपके सिलेबस में एक नया अटेम्प्ट है, इंस्टीट्यूट ने 2022 सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, तो इट्स अ न्यू अटेम्प्ट। हालांकि आज भी ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, एनालिसिस थोड़ी कम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पे। नाउ टॉकिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, आप अपने ही फर्म का अक्रॉस टाइम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर अगर मान लो सेल्स रही थी 5 करोड़ और इस ईयर सेल हो गई है 6 करोड़, तो हम इसमें जो आया हुआ बदलाव है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी वी कैलकुलेट द चेंज हियर। तो यहां पे क्या होगा, आपके पास में ईयर 1 की इंफॉर्मेशन होगी, फिर ईयर 2 की इंफॉर्मेशन होगी, आप इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको प्लॉट करोगे एंड ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का सीधा सा फंडा है, यू विल टेक चेंज एंड डिवाइडेड बाय ईयर 1 का वैल्यू। जो भी ईयर 1 का वैल्यू होगा उससे आप चेंज वैल्यू को न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में रखोगे ईयर 1 का वैल्यू एंड ऑब्वियसली परसेंटेज कैलकुलेट कर दोगे, तो इनटू 100 कर दोगे। डन। सिंपल एनालिसिस होता है, यू कैन डू इट रियली इजीली। यहाँ पे यही बोला है कि आप एब्सोल्यूट चेंज निकालो विच इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर आप एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर करके परसेंटेज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। इससे आपको पता चलता है आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद ही का कंपैरिजन कर रहे हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हम कितना अच्छा किए। सो पिछली साल की सेल के मुकाबले इस साल की सेल कितना ग्रो करी, पीबीआईटी कितना ग्रो किया, पैट कितना ग्रो किया, इसका अंदाजा लग जाता है। तो यस, ये आपके इंक्रीमेंटल एफर्ट्स के ऊपर इंक्रीमेंटल गेन्स आपको क्या है ये पता करने में मदद करता है। इसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब टॉकिंग ऑफ ट्रेंड्स, तो ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा यूनिक है। ट्रेंड और कंपैरेटिव में जो डिफरेंस है बेसिक वो ये है कि कंपैरेटिव में हमेशा जो आपके पीरियड्स होते हैं वो एडजेसेंट पीरियड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2025 का कॉलम बनाए हो तो नेक्स्ट कॉलम 2026 ही होगा, ठीक है, या 25 है तो पिछला वाला कॉलम 2024 ही होगा। सो एडजेसेंट ईयर्स होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेंड एनालिसिस यू कैन पिक अप एनी पर्टिकुलर ईयर एज योर बेस ईयर।
तो किसी भी साल को आप अपना बेस ईयर मान लेते हैं और वो बेस ईयर से आप अपनी वैल्यूज को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते रहते हैं। अब इसका आइडियल एग्जांपल होगा कि मान लो कोई कंपनी है जो कि साल 2000 मान लो 22 में 2022 में मान लो उसने पिवट किया था। पिवट करने का मतलब ये हो गया कि पहले वो कुछ और करता था, फिर उसको आइडिया लगा कि समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो उसने अपना प्रोडक्ट और सर्विस ही चेंज कर दिया। तो 2022 में उसने इंट्रोड्यूस किया मान लो अपना नया सेट ऑफ बिजनेस वगैरह, तो 2022 के बियॉन्ड ही वो अपने हर ईयर को कंपेयर करेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त 2022 विल सर्व एज द बेस ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड आप ईयर ऑन ईयर जो भी डिफरेंसेस होंगे उनको ट्रेंड के बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहोगे। इंटरेस्टिंग होता है ये भी, इस पे भी एक सवाल लेकर के आया हूं मैं, तो इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आप करंट ईयर का फिगर ले रहे हो एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद द बेस फिगर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, बट रिजल्ट्स को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। यहां पे हमारी बेस वैल्यू को हम 100 पकड़ते हैं, तो रिजल्ट को परसेंटेज नहीं लिखते, उसका बस अमाउंट इंटू 100 करके ही लिखते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ट्रेंड परसेंटेज निकालो सब्सिक्वेंट ईयर्स का, इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि ईयर ऑन ईयर आप किस तरह से प्रोग्रेस किए हैं इन योर बिजनेस। ठीक है, तो ये तीन ही तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स है प्राइमरीली। अब आप कहेंगे सर और भी छोटी मोटी चीजें हैं, ऑल्टमैन जेड स्कोर ये वो वगैरह वगैरह, उन सब का प्रैक्टिस का होगा। वो सब प्रैक्टिस होगा, कहाँ जा रहा हूं मैं, कोई नहीं जा रहे कहीं। अभी मैं फिलहाल आपको ये तीन ही चीज प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कॉमन साइज, कंपैरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने इस एनालिसिस को यहाँ पे करके अपने एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, डन, चलो डन। आओ जी, अब अपने चलते हैं सवालों में। पहला सवाल, अच्छा गोज विदाउट सेइंग मैं बोलना भूल गया था क्लास के बिगनिंग में, डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह मिल जा रहे हैं आपको। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ये अगर आप देखें तो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, बैक टू बैक आया हुआ है, 24 में भी और 23 में भी। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये सेम ही क्वेश्चन दोनों बार आया है, पर सिमिलर क्वेश्चन भी अगर आया है तो हमने उसको क्लब करके साथ में लिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। यूं तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट 2 कंपनियों के बीच में एनालिसिस करने के काम आता है, बट कभी कभार आप खुद की भी एनालिसिस कर लेते हो, एक साल वर्सेस दूसरा साल। अब यहां क्या होता है, क्लासिकल मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट कॉमन साइज देख करके भी ना, ये सवाल का स्ट्रक्चर देख करके उसको मन करता है कि मैं चेंज निकाल लूं और परसेंटेज चेंज निकाल लूं। अगर आपके भी माइंड में ये आ रहा है तो आप गलती करने वाले हैं दोस्त। ये करने का मतलब हो गया कि आप कंपैरेटिव बनाने वाले हैं। किसने बोला कंपैरेटिव करने को? आपको करना है कॉमन साइज। और कॉमन साइज अगर आप इनकम स्टेटमेंट से डील कर रहे हैं तो इसका एक ही मायने है कि जो भी आपका नेट सेल्स का अमाउंट है, सारे आइटम को नेट सेल्स के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दो। अच्छा ऐसा होगा, एकदम ऐसा होगा। आइए देख लेते हैं सवाल। अगर हम देखें तो 2023 पे पहले काम करते हैं, 24 पे बाद में काम करेंगे। सो वी कैन सी अवर नेट सेल्स इज 10 lakhs, करेक्ट। हमारा नेट सेल्स का फिगर है 10 lakhs। सो बेसिकली हर एक आइटम को 10 lakhs के कोरोस्पॉन्डिंग परसेंटेज देनी है। तो पहला फिगर आया अपने पास 10,30,000। सो 10,30,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs इंटू 100 करेंगे तो ये आ रहा है 103%। 103%, ठीक है। फिर आया सेल्स रिटर्न जो कि आएगा 3%, 30,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs, so that is 3%. 10 lakhs by 10 lakhs is 100% obviously. 6 lakhs by 10 lakhs is 60% for obvious reasons. 4 lakhs by 10 lakhs is 40%. क्या बात है, फटाफट हो रहा है। 85,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs मेरे ख्याल से होता है 8.5%, वेरीफाई कर लेना। 2 lakhs डिवाइडेड बाई 10 lakhs होता है 20%। 1,15,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs होता है 11.5%। 24,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs मेरे ख्याल से होता है 2.4%। मैं एक बार इवैल्यूएट करना चाहूंगा। 2.4%, मैंने 24 बोला था। 2.4%, ये होगा 13.9%, ये होगा 3.6% और ये होगा 10.3%। सारी वैल्यूज को हमने बड़े सक्सेसफुली परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सेम काम ही 2024 में भी करना है। हर वैल्यू को 12 lakhs के ऊपर में परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। इतना सही काम है और कुछ नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो भैया, इतना सही काम है? हाँ है। हाँ, एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे जरूर बोल रहे हैं कि इंटरप्रेट भी करके बताओ, तो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कैसे होता है उसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। फिलहाल करते कैसे आपको समझ में आया? इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में ये कैसे बनाया गया है। So if you can look at it,
आप देखिए हमने जैसा काम किया सेम वही काम है, हमने अपने परसेंटेजेस जो निकाले थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहे होंगे, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर के परसेंटेजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम कंपैरिजन जब करने वाले हैं तो ऑब्वियसली सेल्स को सेल्स से क्या ही कंपेयर करोगे, पहले भी 100 था अभी भी 100 था, तो दैट इज नॉट कंपेरेबल। बट इफ यू लुक एट COGS, योर COGS वाज अर्ली ऑन 60%, अब हो गया 55%। सो इस पे पहला कमेंट जाएगा हमारा, पहला कमेंट कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक रिडक्शन देखने को मिला है, यानी कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला है, विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो इसको हम पॉइंट नंबर 1 डालेंगे कि भाई साहब तुम्हारा COGS हुआ है कम, यानी कॉस्ट हुआ है कम, तुम्हारी कॉस्ट सेविंग्स की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये चीज एविडेंट भी है इफ यू लुक एट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट था पहले 40, अब हो गया 45, सो ये भी 5% से बड़ा है। सो दैट इज अवर कमेंट नंबर 2 कि भैया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बड़ा है। आप चाहे तो इन दोनों को कॉमन बना करके 1 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि COGS और ग्रॉस प्रॉफिट का आपस में नाता है। इफ COGS इज गोइंग डाउन ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू गो अप, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक ही पॉइंट बनाना इसका। नेक्स्ट आता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जबकि सेलिंग एक्सपेंस में एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है। इन दोनों को एक्नॉलेज कर देंगे हम पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में बोलेंगे भैया तुम्हारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में बढ़ा है, लेकिन तुम्हारा सेलिंग प्राइस में एक रिडक्शन डेफिनेटली देखने को मिला है। ओवरऑल योर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि EBIT हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। योर EBIT हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। पहले जो तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा था 11.5%, वो अब चला गया है 19.4%। दिस इज अ सिग्निफिकेंट जंप, एंड इसको भी हम मेंशन करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इन लाइन, या हल्का सा माइनर एडिशन हुआ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे भी एक माइनर जंप हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट भी आपका सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, एंड पॉइंट मेंशन करने से काम हो जाएगा। अगर आप सोच रहे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तो इंस्टीट्यूट ने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी इसकी, हमने ही ज्यादा मेहनत की है। इंस्टीट्यूट ने तो बोला ये रहा तुम्हारा, लेना तो लो नहीं तो जाओ, ठीक है। पर हम एनालिसिस करना सीख गए कि हम अपने परसेंटेज को पिछले साल वर्सेस करंट ईयर में अगर कंपेयर करें तो पता चल जाता है इंप्रूवमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन भैया। आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। दिस केम इन MQP December 24, रिसेंट वाला MQP, एंड June 24, जो कि ज्यादा दूर का पेपर अटेम्प्ट नहीं है। अब अगर आप यहां चेक करें तो अब ये बोल रहा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का है। कंपैरेटिव तो बनाने का है, इसका मतलब ये है कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा चेंज का और एक बनाना पड़ेगा परसेंटेज चेंज का। अब वो मेरे भोले बच्चे जो बोल रहे हैं या तो परसेंटेज करना था, अरे नहीं करना था परसेंटेज। अगर कॉमन साइज पूछे तो हर आइटम को सेल्स या टोटल एसेट पे परसेंटेज में ले जाते हैं। कब कब कब? अरे आंखें खोलो, कान खोलो, सुनो मेरी बात। आप कॉमन साइज जब कर रहे हो तब सेल्स या टोटल एसेट्स पे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देन यू कैलकुलेट चेंज, एंड चेंज के बाद परसेंटेज चेंज। बहुत इजी होने वाला है ये हो गया चेंज और ये हो गया परसेंटेज चेंज। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। पहले वाले के, अच्छा बाय द वे ना, ये पूरा सवाल खोल के नहीं दिया आपको। जैसे इस सवाल को अगर पूरा हम खोल करके लिखें तो यहाँ पे सेल्स के बाद COGS आपने लेस किया तो एक आइटम आना चाहिए जिसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया है, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो बीच में ग्रॉस प्रॉफिट का मेंशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आप नाम दोगे EBIT। EBIT में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आप उसको नाम दोगे EBT। EBT में से जब आप इनकम टैक्स माइनस करोगे तो आप उसको नाम दोगे पैट। यानी देखा जाए तो इन्होंने 4 लाइनें गायब कर दी हैं जिसको आपको इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ध्यान देना है। दूसरा, इफ यू लुक एट द चेंजेस, आई थिंक दैट इज फेयरली एविडेंट, क्लियरली दिख रहा है। 2500 2500 minus 1890, so the difference is of 610. And to calculate percentage change you will have to compare this change with your previous year value. So 610 divided by 1890, ये आ रहा है 32.28%। क्लियर? फिर आएगा COGS में, COGS 1570 minus 1240, ये आ रहा है 330 आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया अपना चेंज 330 का कंपेयर्ड अगेंस्ट 1240, दैट इज 26.61%। अब इसी में बीच में अगर मैं GP घुसेड़ दूं तो GP की वैल्यू जो यहां पे आ रही है, मैं यहां GP भी करूंगा,
जो जीपी यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1890 माइनस 1240, तो जीपी आ रहा है 650 का, और यहाँ पे जीपी आ रहा है 2500 माइनस 1570, सो ये आ रहा है 930 का। क्या गैप है दोनों में? एकदम है। 930 माइनस 650, द गैप इज ऑफ 280, 280 is compared against 650, so that is 43.08%। ठीक है, फिर इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं। आई थिंक द डिफरेंस इज ऑफ ओनली 44, difference is of only 44 compared against 270 gives us a value of 16.3%, 16.3%। अब मैं EBIT यहां लिखने वाला हूं, तो EBIT होने वाला है 650 माइनस 270, ये हो गया 380, एंड यहां होगा 930 माइनस 314, तो ये हो गया 616, 616 माइनस 380, डिफरेंस इज ऑफ 236, 236 will be compared against 380, that will be 62.11%। जिनको भी दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डेड देख रहे हो, पॉज कर करके देख लेना, और जो लोग प्रीमियर भी देख रहे हैं, आई थिंक आगे पीछे आप जा पाओगे, सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड लिसन टू द वीडियो वंस अगेन। लाइव नहीं है तो अब ये आराम है आपके पास। ओके, अब इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में चेंज है 20 रुपीज का। इफ द इंटरेस्ट इज चेंजिंग बाय 20 रुपीज, आई थिंक द चेंज इज ऑफ 40%। इंटरेस्ट के बाद में हमारा ईबीटी आएगा। ईबीटी कैलकुलेट करें तो यहाँ आएगा 330, यहाँ कैलकुलेट करें तो आएगा 616 माइनस 70 यानी 546। सो द डिफरेंस इन ईबीटी लेवल is 116 compared against 330 is 35.15%। क्लियर? एंड फिर इसके बाद में आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। इन दोनों का इनकम टैक्स का डिफरेंस है 10 का, इनकम टैक्स का डिफरेंस है 10 का, 120 और 110 का। 10 डिवाइडेड बाय 110 gives us 9.09%, एंड फाइनली आया पैट। our PAT is 330 minus 110, so that is 220, and यहाँ पे PAT आ रहा है 546 minus 120, that is 426। the gap is of 206, gap is of 206, तो ये आ रहा है 93.64%, 93.64%। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर से भी। डन, मैच हो गया सारा। यू कैन सी ऑल ऑफ इट इज प्रेजेंटेड हियर। जो लोग कॉपी नहीं कर पाए, आंसर्स आर गिवन, सो यू कैन ऑब्वियसली स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड ऑल द आंसर्स हियर। एसी इज नॉट ऑन ऑब्वियसली, तो थोड़ी तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे बोल रहे हैं हम लोग भी बिना पंखे के बैठे हैं सर। सही बात है। चलो चलो चलो, डन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। भैया बचकाने सवाल हैं ये सब क्या ही है। एकदम सही बात है यार, इनमें क्या ही है, कुछ भी नहीं है। आप चीजें पकड़ लोगे तो आपसे काम आराम से होगा। If you look at question number 3, this also came in MQP December 2024. Extremely likely कि आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल कॉपी पेस्ट हो जाए। अब भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। चुनिंदा क्वेश्चन ही हैं, बार बार वही सब पूछेंगे, सो देयर इज अ ग्रेट चांस कि कॉपी पेस्ट होके आ जाए आपके एग्जामिनेशन में इधर से क्वेश्चन। क्या मैं ये हर चैप्टर के लिए क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हर चैप्टर में रिसोर्सेज बहुत हैं, बट इस चैप्टर में रिसोर्सेज की कमी है, हमने सब करा दिया। देयर इज अ गुड चांस कि यही से फंसेगा। अब बच्चे रटने लग रहे हैं, अरे भैया नंबर बदल के देगा, रटो मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपने देख रहे हैं एक बैलेंस शीट दिया महाराज लिमिटेड 2023 एंड 24 का। बैलेंस शीट हमको पूरी तरह दिख रहा है, अच्छी बात है। हमको बोलता है कंपैरेटिव बनाओ बैलेंस शीट, हमको बोल रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ। अब बोल रहा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब ये होता है भैया चेंज वाला ही बनेगा। क्या बनेगा? चेंज वाला। तो हम देख लेते हैं ये लोग चेंज वाला खुद फॉलो किए कि नहीं। ओहो हो किया है इन्होंने फॉलो। ऐसे बैलेंस शीट देख के सबको मन में आता है कंपैरेटिव थोड़ी ना पूछेगा, कॉमन साइज ही पूछेगा। पूछ लिया कंपैरेटिव, अब क्या कीजिएगा? So what is to be done here? This is again very simple. आपको बस ये करके दिखाना है कि यहाँ पे आपको एक चेंज का कॉलम बनाना है, फिर परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाना है। मैं कुछ चुनिंदा वैल्यूज आपको करके दिखा दूंगा सो दैट उसको हम ऑब्जर्व कर पाएं दी आंसर्स। बाद बाकी सारा आंसर्स अभी नहीं करूंगा, इतना इजी है, करने की जरूरत भी नहीं है।
चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 23,600 की वैल्यू गिर करके 2000 हो गई, सो देयर इज अ डिक्रीमेंट बाय 21,600। 21,600 का गैप डिवाइडेड बाय 23,600 व्हिच इज माय बेस ईयर, सो दैट इज -91.53%। -91.53%। आई एम गोइंग टू डू द सेम फॉर टोटल करंट एसेट्स एज वेल। मेरा टोटल करंट एसेट्स है 103,800 माइनस 68,600, तो गिरावट आई है यहाँ पे, गिरावट आया बाई 35,200। 35,200 डिवाइडेड बाई 103,800, सो दैट इज -33.91%। -33.91%, दैट इज द टोटल करंट एसेट्स हियर। एक बार फर्नीचर भी करके देख लेते हैं। फर्नीचर में बढ़ोतरी हुई है, 5800 की चीज 9600 पहुंच गई, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3800 डिवाइडेड बाय 5800, सो दैट इज 65.52% पॉजिटिव। क्लियर? एंड एक बार इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स में चेंज है 40,000 का एंड परसेंटेज चेंज है 50% का। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या सही में ये सारे वैल्यूज हमको आंसर्स में दिख रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन कैश एंड बैंक आया -91.53, क्या आंसर में दिया है? -91.53, यस मुझे दिख रहा है ये आंसर्स में। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? है टोटल करंट एसेट जो कि हमने रिपोर्ट किया है -33.91%। क्या इन्होंने भी इतना रिपोर्ट किया है? यस, -33.9%, एकदम सही है, मैच कर रहा है। फिर उसके बाद में हमने रिपोर्ट किया फर्नीचर पॉजिटिव 65.52%, फर्नीचर 65.52%, एकदम सही है, मैच कर रहा है। एंड देन हमने रिपोर्ट किया इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 और परसेंटेज चेंज था 50%, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज है 50% का, 40,000 यहाँ पे चेंज है, तो ये भी करेक्ट है। तो मॉडस ऑपरेंडी हमको समझ में आ गई कि सवाल बनते कैसे हैं, अंदाजा लग जाएगा तो फिर तो बना ही लोगे आप। एंड ये है भी इतना ज्यादा इजी एरिया कि इसमें हैंड होल्डिंग की दरकार नहीं है, यानी स्पून फीडिंग की दरकार नहीं है। ठीक है, चावल दाल हाथ से खाते हैं बेटा, चम्मच से नहीं, ठीक है ना। तो ये चावल दाल है आपके लिए, हाथ से खाइए, खुद से खाइए, मेरे चम्मच से खिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत मजा आया। 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, चौथा दिखाइए भैया, चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने, एमक्यूपी जून 24 में आया हुआ, सारे एमक्यूपी के भरे हुए क्वेश्चंस हैं। दिस इज अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है क्या? नहीं, बैलेंस शीट है। सो बैलेंस शीट है लेकिन कॉमन साइज है। ध्यान देना, कॉमन साइज के केस में हम अपने सारे वैल्यू को टोटल एसेट्स पे कन्वर्ट करेंगे। किस पे कन्वर्ट करेंगे? टोटल एसेट्स पे कन्वर्ट करेंगे। बट ये सवाल मुझे याद आ गया, इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, मजा आ गया, मजा आ गया काम देख करके इनका। भैया तुम्हारी बैलेंस शीट तुम टैली नहीं करा रहे हो क्या यार, मतलब हम क्या, कहां, कौन सी दुनिया में हम। इन्होंने इस सवाल में बैलेंस शीट टैली नहीं कराई है। इसका टोटल लगाओ जरा, टोटल लगाओ, 720 प्लस 288 प्लस 546 प्लस 240, मेरे हिसाब से तो टोटल आ रहा है 17,94,000। 17,94,000, 17,17,94,000, आप भी चेक कर लो। फिर 7,20,000 डिवाइडेड, सॉरी 720 प्लस 546 प्लस 508 प्लस 1775.5, 720 प्लस 546 प्लस 508 प्लस 175.5, ये आ रहा है 19,49,500। तो यहाँ पे 500 रुपए का फर्क है और यहाँ पे 6,000 रुपए का फर्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। ये भैया तुम्हारे एमक्यूपी के सवाल हैं। अब देखोगे तो डर जाओगे, यार हमारा तो परसेंटेज मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। आपका टोटल एसेट्स आया हुआ 18 लाख रुपए। सो हर वैल्यू को इसी से आपको कंपेयर करना है। सो 18 लाख को अगर परसेंटेज फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो एक एक करके सारे परसेंटेजेस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 720 डिवाइडेड बाई 1800, ये आ रहा है 40%। फिर 288 डिवाइडेड बाई 1800, ये आ रहा है 16%। 546 डिवाइडेड बाई 1800, ये आ रहा है 30.33%। 240 डिवाइडेड बाई 1800, ये आ रहा है 13.33%। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका 100% नहीं आ रहा है, पर इंस्टीट्यूट बेशर्मी से इसको 100% लिखेगा जरूर। ठीक है, वो लिखेगा जरूर 100%, नहीं तो 100% टोटल करो ना, नहीं आएगा। लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। सो चुपचाप आंख बंद करके लिख देना। ठीक है, सिमिलरली ये भी सेम कैलकुलेशन करना है।
19,50,000 पे कंपेयर करना है। 720 डिवाइडेड बाई 1950, यह आ रहा है 36.92%। 546 डिवाइडेड बाई 1950, 28%। 508 divided by 1950, that is 26.05%. 175 500 divided by 1950, that is only 9%. Very nice. इसका भी टोटल चुपचाप 100% लिख देना, आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। डन, खत्म, बढ़िया बच्चा, बढ़िया। सिमिलरली ये वाला काम भी करना है। 12,06,000, 12,06,000 divided by 18,00,000, 67%. 252 divided by 1800 is 14%। ये 10% है और ये 9% है। इतना तो मैनुअली ही कर लिया हमने। 1170 divided by 1950, that is 60%। 351 divided by 1950, that is 18%। This is 10% and this should be 15%. Let me see. Sorry, 12%। डन, खत्म। तो परसेंटेजेस आ गए, टोटल यहाँ 100% आ गया। एनालिसिस के लिए बोला है क्या? बोला है इंटरप्रेट करने को, कमेंट बोला है। तो कमेंट बोला है तो एक एक करके हम कमेंट कर देंगे, एक एक करके हम कमेंट कर देंगे। क्लियर? पहला कमेंट हम डेट पे कर देंगे कि भैया तुमने अपना डेट जो है कम किया है, अच्छी बात है। नंबर 2, तुम्हारी करंट लायबिलिटी भी कम हुई है पहले से। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ है पहले से ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा है तुम्हारा। फिक्स्ड एसेट में गिरावट आई है, तो इस पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि आई होप या वी होप दैट दिस इज नॉट अ कंसर्निंग इशू। आमतौर पे फिक्स्ड एसेट एज अ परसेंटेज गिरता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपके फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हो और आप नए एसेट से उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो। आमतौर पे ऐसा बिजनेस में खराब माना जाता है। इफ योर एसेट वैल्यू इज गोइंग डाउन, दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो ये आप अपनी एक राय लिख सकते हो कि भैया तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट गिरा है। पहले था 67%, अब हो गया 60%। वी होप दिस इज नॉट कंसर्निंग। वी होप दैट even though the fixed assets have gone down, the business will operate sustainably. इसके अलावा अगर आप देखेंगे आई सी कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में लगभग सभी जगह परसेंटेजेस बढ़े ही हैं। डेटर्स इज कंसिस्टेंट, लेकिन बाद बाकी इन्वेंट्री पाइल अप हुआ है, बैंक में भी ज्यादा पैसा है। सो क्लियरली वी कैन से दैट वर्किंग कैपिटल में आपने ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर रखा है। ये 3-4 कमेंट हम आराम से कर सकते हैं। डन क्या दोस्तों? गुड, ऑल क्लियर? चलो 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 चलो, नेक्स्ट है दिसंबर 23 में आया हुआ। 22 21 आगे पीछे है भाई 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 भाई, क्या? एक मिनट रुको, आपका 21 यहाँ है, 22 यहाँ है। आमतौर पे 21 22 ऐसा लिखा रहता है, तो प्लीज ये आगे पीछे वाला थोड़ा ध्यान देना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा अपने को? वही कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछा है। कंपैरेटिव मतलब चेंज निकालो, चेंज निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट करो। एंड आई थिंक ये भी सेम ही तरीका है। यस, दिस इज सिमिलर टू वन क्वेश्चन दैट वी हैड डन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पे प्लीज लिखिए सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे आप लिख दीजिए beware of previous year and current year presentation। ध्यान दे देना, अक्सर हम लोग की बुद्धि उल्टी ही चलती है। हम लोग फटाक से ये देखते हैं, हाँ ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, बूम, वहीं पे खेला खत्म। ठीक है, प्लीज इसका ध्यान देना। फ्री के 7 नंबर मिलते हैं, प्लीज उठाना इसको। ये आया था दिसंबर 23 MQP में, विच आई थिंक इज फेयरली इजी, और आपसे ये हो जाएगा। आते अपने फाइनल क्वेश्चन में, विच इज MQP दिसंबर 23 में ही आया हुआ एक और सवाल। दिस केम फॉर ट्रेंड एनालिसिस। यस, ये ट्रेंड एनालिसिस का आया था, एंड यहाँ पे हमें इवेलुएट करना है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये होता कैसे है? पहला, ये एकदम कंपैरेटिव जैसे बनता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आप चेंज वेंज निकाल के नहीं दिखाते हो। ठीक है, यू डोंट शो इट एज अ चेंज। आप यहाँ पे 2 चीजें शो करते हो।
एक शो करते हो बेस ईयर और एक शो करते हो करंट ईयर। आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो, बेस ईयर है 2018 एंड करंट ईयर है 2022, पहला बात। दूसरा, आप यहाँ चेंज और परसेंटेज चेंज नहीं निकालोगे, लिखोगे नहीं, पर एक तरह से काम वही कर रहे हो। कैसे, आइए मैं बताता हूं। बेस ईयर को हर जगह 100 पकड़ना है। सो एक तो मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया। बेस ईयर के लिए कोई माथापच्ची नहीं है। बेस ईयर वैल्यूज हैव टू बी टेकन एज 100 कंपल्सरीली फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, अब आपको अगर इसका ट्रेंड वैल्यू निकालना है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, आपको शो नहीं करना है बट आपको समझ में आ जाएगा। तो वो होगा 382509555 डिवाइडेड बाई 233531010 इंटू 100। ठीक है, मैंने ये नोट्स में पहले भी बताया था कि आप करंट ईयर की जो वैल्यूज हैं उनको लोगे, उसको आप डिवाइड करोगे बाय बेस ईयर वैल्यूज और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। एंड जस्ट इन केस आप सोचो कि सारी वैल्यूज परसेंटेज में आएगी, तो नहीं आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, सो 382509555 डिवाइडेड बाई 233531010 इंटू 100 करने पे रिजल्ट आ रहा है 163.79। सिमिलरली सेकेंड वाले का आएगा 24176 डिवाइडेड बाई 24176 डिवाइडेड बाई 9978420। सो ये आ रहा है, बहुत ज्यादा आ गया, 242.29। फिर 14000000 डिवाइडेड बाई 7280, ये आ रहा है 192.31। एंड फिर आ रहा है 4987690 डिवाइडेड बाई 280800230। दिस इज 177.62। 177.62 डन गया दोस्तों, डन 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 डन। अब इस पे भी हम लोग कमेंट्री क्या करेंगे? तो कमेंट्री यही करना है कि सबसे तेजी से प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारी वैल्यू बढ़ी है, करेक्ट, एंड वर्किंग कैपिटल में सबसे कम वैल्यू बढ़ी है। नेट टैंजिबल एसेट्स में ठीक ठाक पोजीशन बढ़ी है, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन भी जम के किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड लास्ट में लॉन्ग टर्म डेट 192.31 है। कमेंट नहीं समझ में आ रहे मुझे, इन्होंने क्या लिखे हैं एक बार देख लेते हैं। कमेंट किस तरह के करें? ओके, कमेंट इन्होंने किया है कि इंक्रीज ऑफ 142.3% इन प्लांट। हाँ, परसेंटेज में तो इतना ही आएगा। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। आपकी जो ट्रेंड वैल्यू है, वो ट्रेंड वैल्यू को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज वुड बी आगे का 1 हटा दो, मतलब सब में से 100 माइनस कर दो। सो इट विल बिकम 63.8%। दिस विल बी 142.8%, सॉरी 3%। this will be only 92.31% and this will be 77.62%। ठीक है, तो आपकी जो भी ट्रेंड वैल्यूज आई है, अगर आप उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हर वैल्यू में से -100 कर देना, तब जाकर के आपके परसेंटेज वैल्यूज आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि भैया तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी में 142.3% इंक्रीज हुआ है और वर्किंग कैपिटल 63.79% से इंक्रीज हुआ है। ये शो करता है कि देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, बट वी सी the changes in absolute figure of the above items, then just the opposite result come before us। हैं, ऐसा कैसा? ओके ओके ओके, सो बोल रहा है अपना वर्किंग कैपिटल सिर्फ 63% चेंज हो रहा है और अपना प्लांट एंड मशीनरी 143% से चेंज हो रहा है, 142 से चेंज हो रहा है। बट अगर हम इनके फिगर्स को देखें तो ये कहानी अलग दिख रही है। फिगर्स को देखने पे प्लांट एंड मशीनरी का चेंज वर्किंग कैपिटल के चेंज से ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि परसेंटेज फॉर्म में अलग है। ठीक है, यहां पे इसी चीज को मेंशन किया होगा कि ट्रेंड परसेंटेज बेसिस पे it can be said that finance have been provided from long term borrowing and working capital for purchasing plant and machinery। ठीक है, there is an increase of 92.31% and 77.6% in long term debt and net tangible assets, which is understandable because more increase in long term debt in comparison to net intangible assets increase indicator of increasing debt burden। ठीक है,
ओके इस चीज को इस तरह भी इन्होंने कैप्चर किया है कि भैया तुम्हारा जो परसेंटेज चेंज है टैंजिबल एसेट्स में वो है 77% का, जबकि तुम्हारा बोरोइंग बढ़ा है 92% से। तो इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कम होती है। यानी कि समझो यार, आप अपना ना एसेट के मुकाबले देखना चाहते हो कि डेट ज्यादा लिए हो क्या आप, तो आपने अपने एसेट्स को ग्रो किया है, डेफिनेटली इट हैज ग्रोन बाय 77%, बट योर डेट हैज इंक्रीज बाय 92%। तो ये एक खतरे की घंटी है कि तुम्हारा डेट ज्यादा तेजी से ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू योर टैंजिबल एसेट्स। तो ये थोड़ा सा डेट बर्डन की तरफ जिक्र कर रहा है। बात बाकी प्लांट एंड मशीनरी और वर्किंग कैपिटल वाली एनालिसिस तो आपने देख ही ली है। तो एनालिसिस डेफिनेटली कुछ अलग ढंग से इन्होंने किया था। इतना अच्छे से मुझे आइडिया नहीं आ रहा था क्या लिखना चाहिए इसमें, बट इन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है ना, आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा किया, ट्रेंड एनालिसिस बहुत अच्छे से करके दिखाया है। हालांकि इट इज नॉट टू मच इंफॉर्मेशन जिसपे हम बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं, बट ठीक है, काफी शुरुआती एनालिसिस के लिए जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं काफी अच्छे हैं। क्लियर? सो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी। एंड विद दैट बीइंग सेड अपनी शीट हो जाती है कंप्लीट। हमेशा की तरह शीट के खत्म होने के बाद आपको सारे आंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आप देख करके फिनिश कीजिए। क्लियर? सो विद दैट बीइंग सेड दिस चैप्टर इज ओवर। दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट्स टू 7 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, सो हल्के में मत लेना। टोटल सेशन हमने किया है लगभग 40-41 मिनट्स का, बट दिस वाज क्वाइट अ ग्रेट सेशन कि इन टर्म्स ऑफ जितना समय हमने दिया और जितना रिवॉर्ड हमको मिलेगा, बहुत ही अच्छा सेशन था। अगला सेशन है मंडे को। मंडे के सेशन को शाम को 6 बजे एज यूजुअल लाइव करेंगे, एंड आई होप आप जब जुड़ेंगे तो एक नए चैप्टर में ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।